जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं द मनी पॉडकास्ट। हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि जो वॉर वाली सिचुएशन बन चुकी है हमारे आसपास, थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो है बातें की जा रही है, इस सिचुएशन में आप कैसे जो है अपना ध्यान रख सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रख सकते हैं। इन सारी बातों पे जो है मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या है। 28 फरवरी को यूएस और इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक ज्वाइंट मिलिट्री स्ट्राइक लॉन्च किया। ऑपरेशन का नाम अभी तक आपको पता चल गया होगा। इजराइल की तरफ से जो है रोरिंग लॉयन और यूएस की तरफ से इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो है बुलाया गया, और इसी के साथ शुरू हुआ एक ऐसा जियो पॉलिटिकल भूचाल जिसके आफ्टर शॉक्स आज यानी कि 2 मार्च को हमें अपने पोर्टफोलियो के अंदर जो है वो देखने को मिले। चाहे आप म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्टर हैं या फिर आप लोग जो है डायरेक्ट स्टॉक वाले इन्वेस्टर हैं, जरूर आपने आज इसको फील किया होगा। हमारी स्टॉक मार्केट्स ने बहुत जबरदस्त रिएक्शन दिया। 2.25% के आसपास जो है वो नीचे गई हमारी स्टॉक मार्केट। ऑल्दो फिर दिन में जो है थोड़ा सा रिवाइव हो गई थी, लेकिन 2.25-2.5% के आसपास जो है हमारी मार्केट अगर नीचे जाती है एक दिन में, तो आप समझ सकते हैं कि कितने जबरदस्त आफ्टर शॉक्स जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिले। 28 फरवरी 2026 की रात यूएस और इजराइल ने ईरान पे एक हिस्टोरिकल अनप्रेसिडेंटेड ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया था। इजराइल ने 24 घंटों में ईरान के 31 में से 24 प्रोविंस पे 1200 से ज्यादा जो है भाई साहब वो अटैक जो है वो किए थे। राइट, यूएस भी इसके अंदर जो है वो खुल के इन्वॉल्व रहा है। अब ईरान ने भी जो है वो जवाब दिया, काफ़ी एग्रेसिवली जवाब दिया है। आपने अभी तक दुबई के बुर्ज खलीफा के आसपास की या उनके जो बड़े बड़े होटल्स हैं उनके आसपास की वीडियो जरूर देख ली होगी। ध्रुव राठी ने भी जो है उसके ऊपर वीडियो डाली, एंड इवन हमारी कम्युनिटी से भी कई लोग जो है वो दुबई में हैं और वहाँ का एयरपोर्ट जो है वो बंद कर दिया गया है। वहाँ से ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। बट एक अच्छी खबर जो सुनने को मिल रही है वो ये कि वहाँ की जो सरकार है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है उन लोगों की जो वहाँ पे फंस गए हैं, उनको अकोमोडेशन वगैरह प्रोवाइड की जा रही है। राइट, इससे इंडिगो जो है वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था, क्योंकि इंडिगो ने जो हालात लोगों के किए थे उससे जो है कंपेरिजन किया जा रहा था। एक बात का और बहुत बड़ा डर था कि भाई एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बेसिकली जगह है, उसको जो है वो ब्लॉक नहीं किया जा रहा है। ये एक अच्छी खबर हमारे पास आई है। अगर वो ब्लॉक हो जाता तो ऑयल के प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते थे और फिर वो एक इन्फ्लेशन, एक हाइपर इन्फ्लेशन जैसा जो है माहौल वो बन सकता था। राइट, वॉर के बारे में हम और ज़्यादा बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग एज अ इन्वेस्टर उसको कंट्रोल करेंगे जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैं और आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर वॉर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मैं और आप एज अ इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को ज़रूर थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, और वही करने की हम लोग जो है आज यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी फीलिंग रखेंगे कि आज के इस 2-2.5% के गैप डाउन के साथ जब हमारी मार्केट ओपन होती है तो आपको कैसा जो है वो फील था, आपका क्या थॉट प्रोसेस था आपका, और अब आपको क्या करना है या मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारी बातें मैं यहाँ पे बताने की आपको कोशिश करने वाला हूँ। एक बार फिर से बोलूँगा, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, कमेंट्स में कम्युनिटी बनाइएगा और हमारे साथ डिस्कशन में इन्वॉल्व होइएगा। अभी आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी। तो अब इस सिचुएशन में जब मतलब पूरी वॉर छिड़ी हुई है, तो एक रिटेल इन्वेस्टर का क्या स्टेप होना चाहिए? व्हाट इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप ही शुड टेक? देखो, ऐसी सिचुएशन में ना आप, कई लोग ऐसे बोलते बाय द डिप, बाय द डिप, बाय द डिप। राइट, मैं कभी भी ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलता बाय द डिप। बाय द डिप एक बहुत नुआंस्ड चीज़ है, मतलब उसके साथ बहुत सारी और चीज़ें जो आपको कंसिडर करनी चाहिए। इस समय मैं ना ये बोलूँगा आपको कि आप सबसे पहले ये सोचिए कि आप अपने पोर्टफोलियो को बचा कैसे सकते हैं इस समय। राइट, और उसका एक ही आंसर है, वो है डाइवर्सिफिकेशन। अभी तक आपने कर रखी थी तो वेरी गुड, अभी नहीं कर रखी थी तो दिस इज़ द टाइम कि आप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में एटलीस्ट थोड़ा सा सोचना शुरू कीजिए। एंड आई एम श्योर जिन लोगों का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है ना, उनका पोर्टफोलियो कभी भी मार्केट जितना नहीं गिरेगा। इट्स ओके, मार्केट जितने रिटर्न्स भी शायद ना बने, राइट, लेकिन पोर्टफोलियो उनका मार्केट जितना भी नहीं गिरता है। एंड आई थिंक दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल जो हम बार बार बात करते हैं, नेवर लूज योर कैपिटल, कीप योर सेल्फ डाइवर्सिफाइड, एसेट एलोकेशन जो आपकी होनी चाहिए। राइट, ये जो वॉर लाइक सिचुएशंस है ये एक बहुत अच्छा मौका देती हैं आपको अपने पोर्टफोलियो बनाने का। अगर आप लोग भी मेरे साथ म्यूचुअल फंड सीखना चाहते हैं कि कैसे म्यूचुअल फंड्स को जो है शॉर्टलिस्ट करते हैं, कितने म्यूचुअल फंड्स आपके पास होने चाहिए, कैसे SIP करें, STP कैसे करें, SWP कैसे करें, और म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.learn.club, और वहाँ पर आप लोग हमारी म्यूचुअल फंड मास्टर क्लास जो है ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस बहुत कम है, 2000 रुपये के आसपास, और अगर आप कोड यूज़ करते हैं होली तो आपको भी 26% ऑफ मिल जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 1400 समथिंग का आपको जो है वो कोर्स पड़ जाएगा। जाइए और जुड़िए और सीखिए म्यूचुअल फंड के बारे में। मैं उसमें लाइव आता रहता हूँ, जैसे कि आज भी मुझे जो है उस कोर्स के अंदर लाइव जाना है और अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ जो है वो बातचीत करनी है। चलिए मिलते हैं आपसे उस कोर्स के अंदर। ये टाइम जो है ना, ये हीरो बनने का नहीं है, ये अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का है। राइट, जिन्होंने प्रोटेक्ट नहीं कर रखा है डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा शॉक्स लगेंगे, उनका
पोर्टफोलियो हो सकता है मार्केट से ज़्यादा नीचे गिरे, खासकर जो लोग स्मॉल कैप में, माइक्रो कैप्स में और इस तरह की डायरेक्ट स्टॉक्स में या इस तरह के डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो आफ्टर शॉक्स देखने को मिल सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, देखो वॉर से ना, ये वॉर हो गया या कोई और चीज़ हो गई या कोविड हो गया, क्यों स्टॉक मार्केट रिएक्ट करती है? मुझे जो समझ आया ना वृंदा, वो ये समझ आया कि भाई स्टॉक मार्केट बेसिकली अनसर्टनिटी से नफरत करती है, और कोई भी अनसर्टनिटी आती है ना तो स्टॉक मार्केट तुरंत गिर जाती है। किसी भी तरह की अनसर्टनिटी, वॉर एक अनसर्टनिटी है कि क्या होगा। ट्रम्प कह रहा है कि 4-5 हफ्ते जो है वो चलेगा ये मिशन, यू नेवर नो। रशिया यूक्रेन आज तक लड़ रहे हैं, राइट, बट ये भी ऑब्जर्व कीजिए कि उनके भी वॉर का इंपैक्ट हमारे को इनिशियली एकदम ऐसे नी जर्क रिएक्शन हमारी मार्केट ने दिया था, लेकिन उसके बाद अब चल रहा है, लोकलाइज्ड हो गया था वो वॉर। अब इस वॉर का लोकलाइज होना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे। बट एनीवेज माय पॉइंट इज, आप ये समझिए कि अगर वॉर हो रहा है, पैनिक सेलिंग नहीं करनी है आपने, राइट। पैनिक सेलिंग कौन करता है? जिसको अपनी स्टॉक्स पे, अपने इन्वेस्टमेंट पे कन्विक्शन नहीं है, जो विदाउट प्लान विदाउट गोल इन्वेस्ट कर रहा है। और आप इस बात को ऐसे भी समझिए, हमने लास्ट वीडियो में एक बात करी थी कि जो हमारी वीडियो बिल्कुल भी नहीं चली क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट नहीं था, लोग उस समय मैच देख रहे थे इंडिया का। उस वीडियो में हमने बात करी थी कि एक पर्टिकुलर माइंडसेट है विच चेंजेस द गेम। इवन मैं मिष्टी के साथ जो वीडियोस कर रहा हूँ उसमें मैंने इस मुद्दे बहुत बार बात करी है। थिंक लाइक एन ओनर, थिंक लाइक एन ओनर। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टेड है, आपको एक ओनर की तरह जो है वो सोचना पड़ेगा। बढ़िया लार्ज कैप, क्वालिटी लार्ज कैप स्टॉक्स अगर आपके पास ये है, आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं जो डाउन साइड को हमेशा प्रोटेक्ट करके चलते हैं, अच्छा कैश का बफर बना के चलते हैं, एक अमाउंट अपने साथ बना के चलते हैं, आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। बेसिकली कि आपका अपना बिजनेस है, तो ऐसी सिचुएशन में अपना बिजनेस बंद करके तो चले नहीं जाओगे ना। एग्जैक्टली, यू विल कंटिन्यू वर्किंग। एग्जैक्टली। एंड यू नो, अगर मैं HDFC बैंक की बात करता हूँ, मैं इन्फोसिस की बात करता हूँ, मैं TCS की बात करता हूँ, ITC की बात करता हूँ, रिलायंस की बात करता हूँ, आपको क्या लगता है ये कंपनीज बंद हो गई हैं? नहीं, ये एक ना जियो पॉलिटिकल इवेंट है, लेकिन एटलीस्ट एज ऑफ नाउ इस इतने बड़े जियो पॉलिटिकल इवेंट का फंडामेंटल्स ऑफ दी कंपनी में कोई इंपैक्ट नहीं दिख रहा है। यस, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पे कंपैरेटिवली ज़्यादा इंपैक्ट आएगा, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन पे कंपैरेटिवली ज़्यादा इंपैक्ट आएगा, लेकिन क्या सारी लार्ज कैप पे उतना ही बराबर इंपैक्ट आने वाला है? नहीं। क्या ये कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं, राइट। याद रखिए, पैनिक में अगर आप सेल कर रहे हो तो आप स्टॉक मार्केट के वो पार्टिसिपेंट हो जो दूसरों के लिए पैसा बनाता है, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए पैसा बनाता है। ट्रू। सो अभी बीच में आपने बोला कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो कौन से सेक्टर्स हैं? सबसे पहले मुझे लगता है कि अभी जो हालात है, एविएशन सेक्टर थोड़ा सा जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में रहेगा, क्योंकि आप देखो दुबई जैसी कंट्री का एयरपोर्ट जो है वो कम्प्लीटली बंद हो चुका है, राइट। एंड और भी बहुत सारी फ्लाइट्स जो है डिस्टर्ब हुई हैं, जगह जगह से जो लोग ट्रैवल कर रहे थे, जहाँ भी वो एरिया बीच में पड़ रहा है वहाँ पे जो है वो डिस्टर्बेंसेस हैं, राइट। एंड दूसरी बात मुझे लगता है, जहाँ पे भी क्रूड ऑयल एक एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जैसे कि पेंट कंपनीज हैं, राइट, ऐसी कंपनीज को जो है मुझे लगता है कि बहुत बड़ा झटका जो है वो पहुंचेगा, राइट। एंड आप देख भी सकते हैं, मैं एक बार आपको साथ साथ चेक करके बता देता हूँ, एशियन पेंट्स का अगर मैं शेयर की बात करूँ तो आज लगभग 3% जो है वो डाउन था, राइट, बिकॉज क्रूड ऑयल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट एज फार एज पेंट इंडस्ट्री इज कंसर्न, राइट। तो ये चीज़ें जो है, मतलब ये इंडस्ट्रीज जो है, ये 2-3 सेक्टर्स जो मैंने आपको बताया, ये इंपैक्ट हो सकते हैं, कुछ केमिकल सेक्टर्स में भी इंपैक्ट आ सकता है, तो ये इनसे आपको बचना चाहिए। अब यहाँ पे पता है क्या है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट तरीका है सोचने का कि अच्छा वैसे तो आप बोलते हो व्हेन एवरीवन इज़ फियरफुल वी शुड इन्वेस्ट, अब आप कह रहे हो इनसे बचना चाहिए। वी डोंट नो कि भाई इन सेक्टर में अभी कितना रेड और दिखेगा, राइट। एंड जस्ट इन केस अगर आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, आपको एक बहुत ही सॉलिड कंपनी इस सेक्टर की पता है और वो टेम्परेरी पेन के थ्रू जा रही है, स्टैगर्ड फॉर्म में इन्वेस्ट कीजिएगा। आपको कोई म्यूचुअल फंड पता है जो इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, तो स्टैगर्ड फॉर्म में इन्वेस्ट करिएगा, एकदम लमसम मत जाइएगा। कोई नहीं जानता वॉर कब तक चलेगा, कितना चलेगा, मार्केट कब तक गिरेगी, कितनी गिरेगी, राइट। तो ये तो आप भूल जाइए कि आप लमसम में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। बट यस, ये वो सेक्टर्स हैं जिन्हें पेन देखना पड़ सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत ज़बरदस्त, राइट। सो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी होंगे जो अभी सोच रहे थे जस्ट स्टार्ट करने का, बेसिकली बिगनर्स हैं, उन्होंने आज तक इन्वेस्ट नहीं किया, उन्हें क्या करना चाहिए? जो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर लोग अपने पोर्टफोलियो भी टाइम के हिसाब से बनाते हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं एक फ्रेश पोर्टफोलियो जो है वो क्रिएट करता हूँ, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी। जैसे मैंने पहले बोला, लमसम के लिए तो बिल्कुल मत जाइए, राइट। और अगर आप टाइमिंग वाले इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा सा खबरों पे जो है वो ध्यान बना के रखें। मुझे ऐसा लगता है निफ्टी
24,000 225,000 के लेवल के बीच में जो है वो आपको परेशान कर सकता है, मतलब घूमेगा, ये टेस्ट करेगा, इससे नीचे गया तो शायद और नीचे चला जाएगा, वो मोमेंटम जिसे बोलते बन जाएगा, राइट। बट मुझे एक चीज़ और भी बोलनी है कि यार किसी को नहीं पता क्या होने वाला है, न्यूज़ बेस्ड इस समय मार्केट चलेगी, फंडामेंटल बेस्ड नहीं चलेगी, राइट। अगर कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है, जैसे अभी हमें बड़ी पॉजिटिव चीज़ें को जो सुनने को जो मिली हैं, जो इस वॉर में पॉजिटिव चीज़ें को सुनने को मिली है, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो हमने बात करी वो ब्लॉक नहीं हो रहा है, ए बी नेगोशिएशन की बात जो है वो ईरान की तरफ से ही की जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा डी एस्केलेशन चीज़ें हो, डी एस्केलेशन दिख सकती है चीज़ों के अंदर। अगर वो डी एस्केलेशन दिखती है तो मैं इसके लिए भी बड़ा होपफुल हूँ कि मार्केट एक वी शेप रिकवरी जो है वो आपको दे सकती है, राइट। बट इन एनी केस आपको हमेशा जो है वो स्टैगर्ड फॉर्म में चलना है, और स्टैगर्ड फॉर्म के लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, SIP है, राइट। आप अपने SIPs बिल्कुल ना रोके, ये भी एक लेसन है, बीच में हम लोग बोल देते हैं कि अपने SIPs बिल्कुल ना रोके कि वॉर हो गया जी, वॉर हो गया तो SIP आपको नहीं रोकनी है, बल्कि इस समय जो आपकी SIP चल रही होगी और अगर मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में रहती है तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप ज़्यादा यूनिट्स जो है वो एक्यूमुलेट कर पाएंगे, NAV कम हो जाएगी, आप ज़्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट कर पाएंगे। लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए मैं इस समय बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा, राइट। स्टैगर्ड फॉर्म में SIP फॉर्मेट से चले, मार्केट का बॉटम ढूंढने की कोशिश ना करें कि बैठ गए भैया साइड लाइन पे, अब देखते हैं क्या होगा, अब मार्केट जाए, अब अभी तो इस पे बड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स ये लाइनें छाप रहे हैं कि निफ्टी 14,000 चली जाएगी, 15,000 चली जाएगी, मतलब क्लिक बेट की भी हद होती है। हम बेचारे यूट्यूब वाले तो सिर्फ नाम से ही बदनाम है, असली दर तो ये जो ट्रेडिशनल मीडिया वो देता है, राइट। मतलब आप ये सोचो 14-15,000 निफ्टी चली जाएगी, मैं कहता हूँ चली भी जाएगी, आप कैसे बोल सकते हो, मतलब आपने नंबर निकाला कैसे, क्या साइंटिफिक रिसर्च है आपके पास, राइट। सो इस चक्कर मत रहिए कि 14,000 जाएगी, 15,000 जाएगी, 20,000 जाएगी। आप धीरे धीरे अपना पैसा अगर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, फ्रेश मनी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, वही स्टैगर्ड फॉर्म में अपने फ्रेश मनी जो है वो डेफिनेटली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 लाख रुपए डिप्लॉय करना चाहते हैं तो मैं ये नहीं बोलूँगा आज 1 लाख पूरा डाल दो, 25,000 करके आप जो है वो डाल सकते हैं। 25,000 आप अभी डाल सकते हैं, नेक्स्ट 15-20 डेज में डाल सकते हैं, फिर नेक्स्ट 15-20 डेज में डाल सकते हैं, और आई थिंक और नेक्स्ट 15-20 डेज में आप लोग फिर अगला जो लास्ट आपका बच जाएगा उसको आप डाल सकते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़िए, जो SIP चल रही है उन्हें रोकिए मत, फ्रेश मनी इन्वेस्ट करनी है, लमसम इन्वेस्ट करना है, स्ट्रिक्ट नो है आपको लमसम के लिए, स्टैगर्ड फॉर्म में इस तरह से डिवाइड करके आप आगे बढ़ सकते हैं, राइट। सो आपने अभी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया, जैसे निफ्टी, सेंसेक्स, बट अब मैं ये जानना चाहूँगी कि गोल्ड और सिल्वर की परफॉर्मेंस आज बहुत अच्छी रही, तो उस पर आपके क्या थॉट्स हैं? आई थिंक सिल्वर ETF 8% के आसपास ऊपर रहा, और गोल्ड ETF जो थे, जो मेरे अकाउंट में थे, वो मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 5% के आसपास ऊपर रहे, राइट। एंड पता है क्या है, यही लेसन हम सबको बताते हैं कि भाई एसेट एलोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा मिक्स होना चाहिए इक्विटी का, डेट का, एंड ऑब्वियसली गोल्ड, सिल्वर या जो भी आप मेटल्स वगैरह लेना चाहते हैं उनका, और ऑब्वियसली रियल एस्टेट भी आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। अब जिसने नहीं कर रखा है गोल्ड में इन्वेस्ट, राइट, वो अब जागेगा, वो पहले ही साइड लाइन्स बैठा हुआ था कि गोल्ड बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया। इस समय मैं सबसे पहले तो बोल दूं कि गोल्ड और सिल्वर को हमेशा, गोल्ड को स्पेसिफिकली एक सेफ्टी ओरिएंटेड एसेट माना जाता है, एंड इन द फेजेस ऑफ अनसर्टनिटी गोल्ड इज लाइक, वो जो KGF के हीरो हैं, क्या नाम है उनका, वो जो रॉकी भाई, तो गोल्ड इज लाइक रॉकी भाई व्हेन देयर इज अनसर्टनिटी, राइट। और आप देखो ये प्रूव हो रहा है टाइम एंड अगेन, वॉर होता है गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है, राइट। जब सर्टेनिटी होती है ना फिर गोल्ड का प्राइस नीचे जाता है। सो यस, गोल्ड और सिल्वर के ETFs बड़े हैं। मेरे हिसाब से आपको हमेशा अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो का 10 से 15% गोल्ड सिल्वर के अंदर जो है इन्वेस्टेड होना चाहिए। गोल्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन हेज अगेंस्ट इक्विटी, राइट, मतलब इक्विटी का रिस्क जो है उसको आप थोड़ा सा डीएस्केलेट करते हैं अपने गोल्ड सिल्वर के इन्वेस्टमेंट से। बस 10-15% से ऊपर आपके पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से गोल्ड नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, राइट, शायद आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो मैं बोलूँगा अगेन, अगर आप SIP के थ्रू जाएंगे, एक स्टैगर्ड फॉर्म में जाएंगे, येस इट इज़ द राइट टाइम। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सारी इक्विटी बेच के चुपचाप गोल्ड में डाल दूं सारा पैसा, तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि पैनिक सेलिंग करने के लिए मैंने आपको पहले ही मना कर दिया कि आपने बिल्कुल भी पैनिक सेलिंग जो है वो ज़रूर पैनिक सेलिंग जो है वो नहीं करनी है, राइट। गोल्ड में अगर अभी तक आप इन्वेस्टेड नहीं थे, यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग, बट स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट, एंड अगेन इट शुड बी अ वेल प्लान्ड प्रोसेस कि भाई मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे पोर्टफोलियो के 10-15% मैंने उसे पहुँचाना है, इतने समय के अंदर पहुँचाना है, राइट। और यू नो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम गोल्ड। गोल्ड से आप कभी भी बहुत मतलब ऐसे लीनियर रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। गोल्ड को हम बोलते हैं लंगड़ा घोड़ा है, ये थोड़ी चाल चलेगा फिर बैठ जाएगा,
फिर थोड़ी चाल चलेगा, फिर बैठ जाएगा, राइट। तो डेफिनेटली आप इस समय जो है इस ये सेफ्टी ओरिएंटेड एसेट्स जिनको बोलते हैं, इनको जरूर आपको कंसिडर करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के पार्ट में। इवन सिल्वर आज 8% ऊपर गया। सिल्वर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यूएशन जो है वो एक बबल जोन में जा चुकी है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। आई विल स्टिल सजेस्ट कि अगर आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं और उसके अंदर आपको जो है लगता है कि सिल्वर में कुछ आपको पोजीशन लेनी है, तो आप बनाना वो शुरू कर सकते हैं। पर डोंट एक्सपेक्ट कि सिल्वर यहाँ से आपको वही रैली देगा जो उसने शायद पिछले 6-7 महीने में दिया है। गोल्ड आपको वही रैली देगा। फॉर एग्जांपल ईयर टू डेट अगर हम देखें तो गोल्ड 22% बढ़ चुका है, राइट। 22% ईयर टू डेट, मतलब मैं जनवरी से लेकर अभी तक की बात कर रहा हूँ। तो आप वो मत एक्सपेक्ट कीजिए कि आपको उस तरह की रैलीज और उस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। बट येस, आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड रहेगा। ऐसी सिचुएशन में, वॉर लाइक सिचुएशन में आपका पोर्टफोलियो जो है वो थोड़ा कम गिरेगा इन कंपेरिजन टू द ऑल इक्विटी पोर्टफोलियो। राइट। सो अभी क्या सिग्नल्स हैं कि हमारी जो सिचुएशन है, अभी वॉर वाली सिचुएशन है, वो बिगड़ रही है या सुधर रही है? देखो, मैं ऐसे तो वृंदा नहीं बता सकता कि भाई ट्रम्प के मन में क्या चल रहा है, राइट। मैं एज ए इन्वेस्टर ना, अगर एक चीज़ पे नज़र रखना चाहूँ तो मैं क्रूड ऑयल के प्राइस पे ज़रूर नज़र रखूँगा, राइट। सो कुछ रेंजेस है। फॉर एग्जांपल, क्रूड ऑयल अगर पर बैरल $80 to $85 के बीच में घूम रहा है, मैनेजेबल है, हम लोग हैंडल कर सकते हैं, इंडिया हैंडल कर सकती है। जैसे वो 90 वाली रेंज में चला जाना शुरू हो जाएगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो आना शुरू हो जाएगा। आरबीआई जो है वो रेट कट नहीं कर पाएगा और आरबीआई को फिर कुछ ना कुछ जो है ना अपने डिसीजंस लेने पड़ जाएंगे इस पर्टिकुलर क्रूड ऑयल के प्राइस की वजह से। और साथ साथ में अगर 100+ चला जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई उसमें पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस सिग्निफिकेंटली अप हो जाएंगे और हम एक प्रॉपर इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो आ जाएंगे। एंड एक चीज़ पे और नज़र रखें, वो जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, स्टेट ऑफ हॉर्मज एक जो पर्टिकुलर एरिया, उसको उसका क्लोजर जो है उस पर आप नज़र रखें, वो क्लोज हो रही है नहीं हो रही है। एंड ऑब्वियसली जो आपको जियो पॉलिटिक्स वाले एक्सपर्ट वाले न्यूज़ वाले चैनल हैं, उन पे नज़र बना के रखे भैया ट्रम्प भैया क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, राइट। इन सबके बीच में एक बात आपको और बता दूं, देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपैक जिसे हम लोग बोलते हैं। उन्होंने बोला है कि हम प्रोडक्शन मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, हम किसी तरीके से जो है वो ऑयल की सप्लाई में जो है वो कमी नहीं आने देंगे। एटलीस्ट जो मैं न्यूज़ पढ़ पाया उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है, राइट। Exactly. इस तरह के सिग्नल्स पे आप लोग ध्यान रख सकते हैं, जिससे आपको पता चल सकता है कि भैया कितनी ज़्यादा वो एस्केलेशन या फिर डी एस्केलेशन होती हुई दिख रही है, राइट। सो इस टाइम पे आप कौन से स्टॉक्स थोड़ा सा बताना चाहोगे कि कहाँ पे इन्वेस्ट कर लेना चाहिए और कहाँ से बिल्कुल दूर रहना चाहिए? देखो भाई, पता है क्या, जब विनाश शुरू होता है तो सबसे पहले खोखली कंपनीज खत्म होती है, राइट। बड़ी कंपनीज हमेशा तैर के क्रॉस कर जाती हैं, राइट। कितनी बड़ी दिक्कत जो है वो क्यों ना आ रही हो। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि क्वालिटी लार्ज कैप कंपनीज में अगर आप अपना पोर्टफोलियो रखते हैं इस समय, तो सबसे बेहतरीन आपके लिए होगा, सबसे बढ़िया आपके लिए होगा, राइट। इस समय लोग बोलते बाय द डिप, बाय द डिप। अगर आप एक कचरा कंपनी को डिप पे भी खरीद रहे हैं, वो है तो कचरा ही, ट्रू, राइट। और वो कितनी और कचरा हो सकती है आपको नहीं पता, राइट। तो प्लीज़, जहाँ पे आपको फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, वो जो हम 4M बार बार बोलते रहते हैं वो क्लियर नहीं है, ऐसी कंपनीज में बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें। ऐसी कंपनीज के साथ जाके टिके जो कंपनीज क्या करती हो, जो कंपनीज जो है वो आपका वो 4M वाले क्राइटेरिया पे खरी उतरती हो, उनका बिजनेस मॉडल अच्छा हो, मैनेजमेंट अच्छी हो, उनके पास अच्छी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो डेफिनेटली आपको इस मार्केट में मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो यही मेरी एक स्ट्रैटेजी मेरी भी यही रहेगी कि मैं ऐसे म्यूचुअल फंड्स या ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करूँ जो क्वालिटी जगह हैं, जहाँ पे जो है वो अननेसेसरी खतरा नहीं है कि भाई बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे खरीद लिया या फिर कंपनी का फंडामेंटल्स ही बेकार है। ऐसा खतरा जो है वो नहीं मंडरा रहा है, ऐसी जगहों पे मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगा, राइट। सो आपने ये तो बता दिया क्या करना है, बट अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक कि क्या नहीं करना है, तो उस पर क्या कहना है? इसकी तो मेरे पास हमेशा एक लिस्ट जो है वो रेडी रहती है, मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, डोंट सेल इन पैनिक, जैसे मैंने बताया। नंबर 2, कृपया इस समय पैसे उधार लेके इन्वेस्ट ना करें ये सोच के कि मार्केट तो जल्दी रिकवर कर जाएगी। नो वन नोज कितना गिरेगी, कब रिकवर करेगी, कितना रिकवर करेगी, एंड विद अ वेरी हैवी हार्ट रिकवर करेगी भी या नहीं करेगी, कुछ नहीं पता आपको, राइट। यू डोंट नो, राइट, एंड एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट यू डोंट नो। तो इसलिए बोरिंग्स लेके बिल्कुल भी जो है वो इन्वेस्ट ना करें, ऐसा मैं इस समय बोलूँगा आपको। SIP अपनी ना रोकें। एंड एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि अपने ये जो टेम्परेरी फॉल्स है ना, इनसे अपनी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट ना आने दें कि भाई मार्केट गिर गई, क्या होगा, सब कुछ खत्म हो रहा है, ये तो बहुत ही नेगेटिव। आप क्या कर लोगे, राइट। तो आपको इस समय पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, राइट। एंड एक बात मैं और बोलूँगा, ये ना सोचें कि मैं अपना इमरजेंसी फंड जो है वो खाली कर देता हूँ और सारा का सारा पैसा जो है इसके अंदर इन्वेस्ट कर देता हूँ, अभी मार्केट तो गिरी हुई है। प्लीज़, आपको पता नहीं है कि
ऐसे वॉर्स एक्चुअली में इमरजेंसी सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं जिसके लिए आपने इमरजेंसी फंड बनाया होता है। और अगर आप ये बेवकूफ़ी करेंगे कि आपने इस समय पैसा जो है वो निकाल लिया इमरजेंसी फंड से और उधर से कोई इमरजेंसी आ गई और आपने स्टॉक मार्केट में लगा रखा है, स्टॉक मार्केट गिरी हुई है, तो आपको दोहरी मार जो है वो पड़ने वाली है। Exactly. तो ये ना करें कि अपना म्यूचुअल फंड जो है वो बेच दें या अपना इमरजेंसी फंड जो है वो खाली कर दें, राइट। एंड एक बात मैं और बोलना चाहूँगा आपको कि भाई आपने कभी भी जो है ना वो जब आप मार्केट उठेगी ना तो आपको फोमो भी बहुत होगा। जब रिकवरी होगी काश तब इन्वेस्ट कर लेता, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स अ लर्निंग, राइट। तो अगर आपके पास कैश है आप इन्वेस्ट करें, आप लार्ज कैप हाई क्वालिटी कंपनीज के अंदर या फिर ऐसे म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हो उनके अंदर इन्वेस्ट करें। फोमो में ना पड़े, कैश नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है हर किसी के पास हर समय एक बफर पड़ा हो, राइट। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो SIPs चल रही हैं वो चलने देंगे तो भी चलेगा काम, राइट। धीरे धीरे हम कंक्लूजन पे जा रहे हैं। मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, बिलीव मी ये सब चीज़ें आपके लिए मैटर ही नहीं करनी चाहिए। और सबसे सफल इन्वेस्टर वही होगा जिसने सोच समझ के अपनी इन्वेस्टमेंट चूज़ करी, उसमें मंथली वो इन्वेस्ट करता जा रहा है, वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करेगा, देयर आर वेरी 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 हाई चांसेस कि वो जीत जाएगा, वो अपने वेल्थ क्रिएट करेगा, वो अपने गोल्स अचीव करेगा। और जो इन सिचुएशंस में पैनिक करके कुछ गड़बड़ कर देंगे उनकी वेल्थ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। 5-10 साल के पर्सपेक्टिव से अगर आप बैठे हो, आई शुड से 7 या 10 साल के पर्सपेक्टिव से आप अगर बैठे हो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ एक अच्छा एंट्री पॉइंट बनाती है, बट याद रखिए एंट्री आपने कभी भी एकदम से नहीं ले लेनी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि होल कहाँ तक है, राइट। तो आप स्टैगर्ड फॉर्म में ज़रूर अपनी इन्वेस्टिंग कंटिन्यू रखें, और लंबे टाइम होराइजन जिनके पास है उनको घबराना नहीं चाहिए। एक यहाँ पे लेसन ये भी निकल के आता है वृंदा, कि अगर आप वो व्यक्ति हैं जो अपना कॉर्पस इक्विटी बना के बैठे थे, उनका गोल पास आ गया था और आप वेट कर रहे थे अभी तो और बढ़ने दो, अभी तो और बढ़ने दो, ये आपके लिए भी एक लेसन है कि आपने हमेशा जब भी आपका गोल पास आ रहा हो तो एक ग्लाइड पाथ बनाइए और उस पाथ के थ्रू अपने इक्विटी पोर्टफोलियो को डेट में और सेफ जगहों पे जो है ले जाइए, ताकि ऐसी किसी सिचुएशन में आप फंस ना जाए। आपका पोर्टफोलियो जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज की डेट में, वो बेचारा 5-10% डाउन ना चला जाए, 2-2.5% एक दिन में डाउन ना चला जाए। बेसिकली ग्रीड बहुत भारी पड़ने वाला है। यस, तो आप अपना ग्लाइड पाथ जो है गोल अचीवमेंट से कुछ समय पहले ही जो है वो बना सकते हैं और ग्रेजुअली वहाँ से पैसा निकाल सकते हैं, राइट। तो ये आई थिंक मैं कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ऐसी सिचुएशन से जो है वो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। राइट। यहाँ पे आप एक चीज़ जब बोल रहे थे ना कि जो लोग अभी बने रहेंगे, इट्स जस्ट लाइक कोविड में जो लोग बने रहे थे, सिचुएशन वहाँ से और अब कितनी डिफरेंट हो चुकी है। बट वहाँ पे जिसने SIP नहीं रोकी, इन्वेस्ट करते रहे, वो काफ़ी सारा अर्न कर चुके हैं 100%। और जिसने वहाँ पे अपना इक्विटी पोर्टफोलियो खाली कर दिया या SIPs रोक दी, उन्होंने बहुत अच्छा मौका खोया, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई कि आपने 23 मार्च को जो है लमसम इन्वेस्टमेंट की होगी, हो सकता है आपने 20 को करी हो सकता है आपने जो है वो 15 को करी हो सकता है आपने 27 को करी हो, लेकिन फिर भी आप उस दौरान अगर इन्वेस्ट करते रहे थे, आपके SIPs चल रही थी, तो डेफिनेटली आपको कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स जो है वो ज़रूर मिले होंगे, जो अल्टीमेटली आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए, अपने रिटायरमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्प कर रहे होंगे, राइट। तो बस यार यही बात है कि भाई ये समय जो है वो पेशेंस का है। इस समय जो मार्केट में बना रहेगा वो उस बुल मार्केट का मज़ा उठाएगा जो इस टर्मोइल के बाद, इस अनसर्टेनिटी के बाद आएगी। और अगेन टाइम इन द मार्केट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। तो आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखिए और बुल रन जब आएगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको बड़ा अच्छा जो है वो रिटर्न देके जाएंगी, राइट। एंड आई होप गाइज आप लोगों ने इस एपिसोड को एंजॉय किया। ये इस तरह के एपिसोड्स जो है वो आपको ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाते हैं, और ये कुछ ना कुछ आप देखिएगा, आज नहीं आज से मुझे लगता है कि आप लंबे समय में जब देखेंगे, आज से आने वाले 10 साल में ऐसे और बहुत बड़े बड़े इवेंट हो गए। कभी रशिया का कुछ हो जाएगा, कभी US का हो जाएगा, कभी मिडल ईस्ट का हो जाएगा, कभी हमारे बिछड़े हुए भाई पाकिस्तान का कुछ हो जाएगा, कभी हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों से फंडामेंटल्स इम्पैक्ट नहीं होते। अगर होते भी हैं तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, वहाँ से रिकवरी जो है वो की जा सकती है। तो आपको एज अ इन्वेस्टर घबराना नहीं चाहिए इन इवेंट से। डेफिनेटली ये हमारे मेंटल जो थॉट प्रोसेस है या हमारी जो मेंटल सिचुएशन उस पर इम्पैक्ट ज़रूर डालते हैं। खासकर आपके रिलेटिव अगर दुबई में या और जगहों पे समय रह रहे हैं या फंसे हुए हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो चल रही होंगी माइंड में, बट आपको एटलीस्ट अपनी लॉन्ग टर्म होराइजन इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, राइट। विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।